हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग मिडिवल इंडिया का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। मिडिवल इंडिया का पार्ट टू, और इससे पहले हम लोग एंशियंट इंडिया के तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ पूरी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो चार पार्ट आ चुके हैं और ये आपका फिफ्थ पार्ट बैठेगा। बट अगर मिडिवल इंडिया की बात करें तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो मिडिवल इंडिया में हम लोग आज बाबर की बात करेंगे। लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम तक हम लोग की कहानी जहाँ तक पहुँची थी, हम लोग दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत एंड हो रही थी इब्राहिम लोदी पर। लोदी के एंड होने पर ये सल्तनत ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 1526 में अब आपका बाबर अटैक करेगा सेंट्रल एशिया से। बाबर सेंट्रल एशिया में परेशान है, उसको कहीं भी एक स्पेस मतलब लाइफ टाइम का एक कह सकते हैं लाइफ टाइम रहने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। तो वो सोचेगा अब इंडिया चल के देखता हूँ, तो वो इंडिया की तरफ आएगा। तो 1526 में वो इंडिया आएगा और पहला बैटल ऑफ पानीपत होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर वो क्या बन जाएगा, दिल्ली का बादशाह बन जाएगा। अब दिल्ली किसके कंट्रोल में आ जाएगी, बाबर के कंट्रोल में आ जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि बाबर ने अपने 4 इयर्स ऑफ एरा में इतना एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। अब 1526 में वो बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद चलेगा 1527 में राणा सांगा के पास। राणा सांगा ये वही राणा सांगा है जिन्होंने पहले बाबर को लेटर लिखा था और बुलाया था। फिर बाबर इनसे कहेगा कि जब आपने लेटर लिख के मुझे बुलाया था तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो इस बेसिस पे वो राणा सांगा से भी लड़ाई करेगा और बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को भी हरा देगा। जब वो राणा सांगा से लड़ाई करता है तो अपने सोल्जर्स को मनाने के लिए, क्योंकि राणा सांगा एक बहादुर राजपूत योद्धा थे, तो राणा सांगा से उनकी सेना लड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें ये लगता था कि राणा सांगा उनको हरा देगा। तो राणा सांगा के अगेंस्ट अपना पॉइंट मजबूत करने के लिए बाबर क्या करेंगे, जिहाद का नारा देंगे। कहेंगे हम एक नॉन मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, एक तरीके का जिहाद कर रहे हैं। हालांकि ये सारी टेक्निक उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए थी। तो अल्टीमेटली राणा सांगा को हराकर वो बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराकर खुद जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे वो और बढ़ेंगे और 1528 में आपका बैटल होगा, बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें वो महमूद राय को हराएंगे। फिर उसके बाद 1529 में अगला बैटल होगा, बैटल ऑफ घाघरा, और इसमें वो महमूद लोदी को हराएंगे। महमूद लोदी कौन है, इब्राहिम लोदी का कजिन है। महमूद लोदी क्या करेगा, इधर ईस्ट यूपी साइड में, इधर साइड में अफगान्स होंगे, उन अफगान्स को कंट्रोल करेगा। उन अफगान्स को अपना उन अफगान्स का लीडर बनेगा और बाबर से लड़ाई करेगा बैटल ऑफ घाघरा में। बट बाबर क्या करेगा, उस लड़ाई को भी सप्रेस करके वो लड़ाई भी जीत लेगा। तो यानी कि एक बाबर ने आते आते इंडिया में 4 लड़ाइयाँ करी। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 बैटल ऑफ घाघरा। उसकी पूरी लाइफ वॉर्स लड़ते लड़ते ही निकल गई और जब 1530 आया तो 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। अब बाबर की डेथ के बाद अगला जो राजा आएगा वो उसका बेटा आएगा, दैट इज हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 टू 40 एंड 55 टू 56। ये 15 ईयर्स का गैप क्यों आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर हम देखें तो उसने क्या क्या काम किया था, दीन पनाह सिटी बनवाई थी। और एक जो चीज़ है, 15 ईयर्स का गैप क्यों है, तो 15 ईयर्स का गैप इसलिए है क्योंकि इस बीच में आपकी आ जाएगी सूर डायनेस्टी। एक रूलर था शेर शाह सूरी, ये पहले गवर्नर था आपका बिहार का। फिर आगे जाके ये दिल्ली पे अटैक करेगा और हुमायूं से लड़ाई करेगा। तो 2 लड़ाइयाँ लड़ेगा ये। एक तो लड़ेगा बैटल ऑफ चौसा 1539 में और एक बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। तो ये 2 वॉर्स लड़ने के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा के हुमायूं को एग्जाइल में भेज देगा, यानी हुमायूं को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। अब हुमायूं वापस चले आएंगे, ईरान वगैरह कहीं छुप जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये इस 15 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में आपकी एक नई डायनेस्टी बनेगी जो कहलाएगी सूर डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि इसके फाउंडर कौन थे, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी तो उन्हें बाद में टाइटल मिला था, उनका असली नाम क्या था, उनका असली नाम था फरीद। शेरशाह सूरी के टाइम पे आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन था। इस लेवल तक मेंटेन था कि आप अगर इधर चिट्टागोंग से
चिटागोंग से अगर आप जाना चाहते हैं अफगानिस्तान तो बहुत आराम से बिना किसी लूटपाट के जा सकते हैं। यानी एक बूढ़ी औरत इस पूरे रूट पर सोने से भरी बाल्टी ले जा सकती है और गारंटी थी यहाँ बीच में कोई नहीं चुराएगा। तो इस लेवल का ज़बरदस्त उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना रखा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात शेरशाह सूरी के टाइम पे कि उसने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस कराए थे और रुपया इंट्रोड्यूस कराया था। रुपया जो आज भी हम यूज़ करते हैं ये किसके टाइम से शुरू होगा, ये शेरशाह सूरी के टाइम से शुरू होगा। और उसने अपना एक टॉम भी बनवाया सासाराम, सासाराम इन बिहार, और एक दिल्ली में पुराना किला नाम की जगह है वहाँ पर भी एक अपनी नई सिटी बनवाई थी। तो शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड तो 1540 से 1545 तक ही रहता है। फिर इसके बाद इसका बेटा आके लीड करता है, बट इसका बेटा उतना बढ़िया तरीके से लीड नहीं कर पाता है। सूरी डायनेस्टी देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने इसको कहाँ तक ये सारे पोर्शन में फैला दिया है। तो इसका बेटा उतना बढ़िया लीड नहीं कर पाएगा। तो इस बात का फ़ायदा कौन उठाएगा, इस बात का फ़ायदा उठाएगा हुमायूं। और 15 साल एग्जाइल में रहने के बाद वो इंडिया में फिर अटैक करेगा 1555 में अपने एक ऑफिसर बैरम खान की हेल्प से। फिर वो 1555 में हुमायूं भी आके सेटल हो जाएगा, बट अचानक से 1556 में उसकी अपनी ही लाइब्रेरी से गिरकर डेथ हो जाएगी। तो 1555 में हुमायूं वापस आएगा और 1556 में उसकी डेथ हो जाएगी। और इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे उसके बाद उनकी जो वाइफ थी गुलबदन बेगम, वो कौन थी, हुमायूं की वाइफ नहीं, हुमायूं हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम। वो क्या करेंगी, वो एक हुमायूं नामा लिखेंगी। ये गुलबदन बेगम नाम पूछ लेता है, किससे रिलेटेड है, हुमायूं से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है। सूरी डायनेस्टी की हम बात कर चुके हैं। अब सूरी डायनेस्टी के बाद अगर हम बात करें तो 1555 में अपना हुमायूं वापस आ चुका है और 1556 तक ये रूल करेगा। 1556 में ये जो अपनी सिटी बनवाता है दीन पनाह सिटी, उसमें एक लाइब्रेरी बनवाता है, पढ़ने का शौकीन होता है। उस लाइब्रेरी के ही सीढ़ियों से इसकी गिरकर मौत हो जाएगी। तो 1555 से 1556 एक साल बेचारा रह पाता है। अब इसके बाद अब अगला राजा कौन बनेगा, अकबर। बट जब अकबर राजा बनते तो उनकी एज 13 to 14 ईयर्स होती है। तो इतनी कम उम्र का बच्चा तो ऑब्वियसली बात है एम्पायर नहीं संभाल पाएगा। तो अकबर का बस नाम होता है, अकबर के बिहाफ पे डिसीजंस कौन लेगा, बैरम खान। ये वही बैरम खान है जिसके साथ मिलके हुमायूं इंडिया पे वापस से अटैक करते हैं, शेरशाह सूरी की डायनेस्टी को ख़त्म करते हैं। अब अकबर वापस आ गया है, बट अकबर अभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि अकबर की जगह कौन लड़ाई करेगा, सारा डिसीजंस मेकिंग पावर अभी कौन उठाएगा, बैरम खान उठाएगा। अब बैरम खान पहली लड़ाई तो लड़ेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देखा था किसकी लड़ाई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई थी। अब उसके बाद जब अगला बैटल होगा 1556 में, ये किस किस के बीच में हो रहा है, एक साइड से तो आपके इधर मुगल्स होंगे और दूसरी साइड से अगर आपको याद हो जो सूरी डायनेस्टी को हुमायूं ने हराया था उसी के कुछ लोग बचे हुए हैं, ये एक दूसरे की तरफ से लड़ेंगे। मुगल की तरफ से कौन लीड करेगा, मुगल की तरफ से लीड करेंगे बैरम खान, और सूरी डायनेस्टी की तरफ से कौन लीड करेगा, सूरी डायनेस्टी की तरफ से लीड करेगा हेमू। तो ये बैटल सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये मेनली हेमू वर्सेस बैरम खान के बीच था। मेन जो कंटेंडर से मेन कौन था, अकबर, और सूरी वाले वो नहीं लड़ रहे, उनके साथ ही लड़ रहे, जैसे मुगल की तरफ से बैरम खान लड़ रहे और सूरी डायनेस्टी की तरफ से लड़ रहे हेमू। तो हेमू वर्सेस बैरम खान की लड़ाई होती है। ये लड़ाई ऑलमोस्ट मानिए कि हेमू जीत ही गया था, बट अचानक से कहीं से हेमू की आंख में आके तीर लग जाता है और वहीं पर हेमू की मौत हो जाती है। और हेमू की मौत के बाद बैरम खान अब वॉर को जीत जाएंगे। अब हेमू खान जब बैरम खान को बैरम खान जब जीत जाएंगे तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अब अकबर एम्पायर धीरे धीरे संभालने लगेगा। तो धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ेंगे, मालवा को कॉन्कर करेंगे, घार कटंगा कॉन्कर करेंगे, चित्तौड़ करेंगे, रणथंभौर, कालिंजर करेंगे, फिर आ जाएगा गुजरात।
1572 ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी विक्ट्री के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस विक्ट्री के बाद बनवाया था? तो वो बनवाया था 1572 गुजरात की विक्ट्री के बाद। तो इधर आपका बुलंद दरवाज़ा बन चुका है। फिर अकबर की एक लड़ाई होगी राणा प्रताप के साथ 1576 में, फिर कश्मीर, फिर सिंध, फिर असीलगढ़। अब एक तरीके से अकबर ने ऑलमोस्ट सारे एरियाज इंडिया के कैप्चर कर चुके हैं। तो अकबर की डेथ तक, अकबर की डेथ होती है 1605 में, तो तब तक अकबर ने इंडिया में ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया तो पूरा ही कैप्चर कर रखा है। ये अब एक दक्कन वाला पोर्शन बचा है और साउथ वाला पोर्शन बचा है। दक्कन वाला पोर्शन ये औरंगजेब के टाइम में कंट्रोल में आएगा। तो अभी भी दक्कन और साउथ वाला पोर्शन बचा है, बाकी मेन ये आपका नॉर्थ वाला पूरा पोर्शन अकबर के कंट्रोल में आ चुका है। ये कुछ अकबर के आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, हरका बाई से शादी करी थी, डॉटर ऑफ राजपूत, इन्हें जोधा बाई भी कहते हैं। और रैल्फ फिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट, ये भी पूछ लिया जाता है। सूल्ह कुल में बिलीव करते थे, यानी पीस टू ऑल, सेक्युलरिज्म को फॉलो करते थे। जजिया जो आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आ गया, तो वो जजिया हटा देंगे, कहेंगे जजिया एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, ये एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग रिलीजन्स में, तो अबॉलिश कर देंगे जजिया। उसके अलावा एक डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी इशू करेंगे, यानी कि अब रिलीजन से रिलेटेड सारे मैटर्स कौन देखेगा? अकबर देखेगा। और रिलीजन्स को फॉर्मुलेट करेंगे, एक नया रिलीजन बनाएंगे, दीन इलाही। ये क्या करेंगे? कई सारे रिलीजियस टीचर्स को बुलाएंगे, उनसे उनके रिलीजन के बारे में पूछेंगे, और जब सबसे पूछेंगे तो उन्हें लगेगा सारे रिलीजन्स तो ऑलमोस्ट एक ही बात बोलते हैं, पीस के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना सारे रिलीजन्स को मिला के, उनकी अच्छी अच्छी बातें मिला के एक जगह कंपाइल करके एक नया रिलीजन बना दो। तो यही थिंकिंग के साथ उसने एक नया रिलीजन बनाया, दैट वाज कॉल्ड दीन इलाही। ये कब बनाया? 1582। तो दो सवाल बनेंगे, पहला सवाल बनेगा दीन इलाही किसने बनाया? अकबर ने बनाया। और एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि दीन इलाही फॉलो करने वाला पहला पर्सन कौन था? सो दैट वाज बीरबल। बीरबल वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इट। अब इसके बाद अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी अकबर का जानना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जहाँ तक अगर उसे आपका रेंट लेना है, तो रेंट लेने के लिए जो सिस्टम चलता था, वो आपको जो टैक्स लेना है उसके लिए बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम कह सकते हैं चलता था। और ये किसने बनाया था? ये टोडरमल ने बनाया था, इसीलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इससे पहले शेरशाह सूरी का सिस्टम चल रहा था। शेरशाह सूरी का सिस्टम रेट सिस्टम कहलाता था। उसने क्या करा था? हर क्रॉप का प्राइस फिक्स कर रखा था, बट हर क्रॉप का प्राइस फिक्स नहीं कर रखा था, उसने डिपेंडिंग ऑन द फील्ड हर क्रॉप का प्राइस अलग अलग रख रखा था। बट अब अकबर का एम्पायर बढ़ रहा था, तो हर एक क्रॉप का प्राइस अलग अलग इवैल्यूएट हो, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अकबर ने नया सिस्टम निकाला, बंदोबस्त, या फिर कह सकते हैं एक और नाम है इसका दहसाला। दहसाला में ये क्या करेंगे? 10 ईयर्स का एवरेज ले लेंगे, यानी पिछले 10 साल में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसका एवरेज ले लेंगे और कहेंगे आपको हमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल भी इतना ही प्रोडक्शन होगा। यानी पिछले 10 सालों का एवरेज ले लेंगे और कहेंगे हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल भी इतना ही प्रोडक्शन होगा, तो हमें जो रेवेन्यू चाहिए होगा वो इस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही चाहिए होगा। ये सिस्टम तो था दहसाला। इसके बाद एक सिस्टम आता मनसबदारी एंड जागीरदारी। तो मनसबदारी क्या था? मनसबदारी में मनसब का मतलब होता है रैंक। तो रैंक जो थी अकबर के कोर्ट में 10 से लेकर 5000 तक दी जाती थी, यानी हाईएस्ट रैंक क्या थी? 5000, लोएस्ट रैंक थी 10। बट दो ऑफिसर्स रहते थे, जैसे आपके फ़कीर अजियाउद्दीन और दूसरे थे राजा मान सिंह, इन दोनों की रैंक 7000 थी। दो लोग ऐसे थे जिनकी रैंक एक्सेप्शनली 7000 थी, बाकी सबकी रैंक मैक्सिमम 5000 थी। मनसब होता है रैंक, और इसमें दो चीज़ें होती थी, ज़ात और सवार। ज़ात मतलब एक तरीके से ज़ात, जितनी ज़्यादा आपकी ज़ात होगी उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। और सवार का मतलब आप कितने हॉर्सेस, कितने कैवलरी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये था ज़ात, ये था सवार। अब जब आपको पेमेंट मिलेगा तो पेमेंट सैलरी या तो कैश में मिलेगी या फिर सैलरी आपको रेवेन्यू में मिलेगी, मतलब शेयर मिलेगा। शेयर कैसा मिलेगा?
आपको एक जो पूरा एम्पायर का लैंड होगा उस लैंड का एक टुकड़ा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस लैंड से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसका इतना परसेंट शेयर आपके पास आएगा। तो अगर आपको शेयर दें तो वो कहलाएगा जागीरदारी सिस्टम, और अगर आपको कैश दें तो दैट वाज कॉल्ड नकदी सिस्टम। यानी जागीरदारी सिस्टम में क्या था, आपको एक लैंड का एक पोर्शन देंगे, वहाँ से आप जितना रेवेन्यू अर्न करेंगे वो आपका शेयर होगा, तो वो सिस्टम जागीरदारी कहलाता था। बट अगर आपको एक रैंक मिल रही है, एक ऑफिशियल रैंक मिलती है, उसे कहते थे मनसबदारी सिस्टम। अकबर की कोर्ट में 9 जेम्स थे। 9 जेम्स का मतलब 9 लोग थे जो अकबर के बहुत ख़ास लोग थे और एडवाइज़र्स थे, जिसमें एक थे टोडरमल, अबुल फजल फैज़ी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याज़ा, राजा मान सिंह, फ़कीर अज़ियाउद्दीन। ये 9 लोग अकबर की कोर्ट में नवरत्न कहलाते थे। अब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, और 1605 में अकबर की डेथ के बाद अगले जो आपके राजा बनेंगे वो होंगे जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है, बस इन्होंने क्या करा है, जो अकबर करता गया उसी की पॉलिसीज़ को चलाते गए और बस एम्पायर को मेंटेन करके रखा, ना कहीं लॉस कराया ना कहीं प्रॉफिट कराया। कुछ और इवेंट्स इनके टाइम से रिलेटेड है, जैसे एक इवेंट है कि जो 6 के एक गुरु थे, 5th जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको ये मरवा देंगे। गुरु अर्जुन देव को ये इसलिए मरवाते हैं, 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि गुरु अर्जुन देव जहांगीर के एक रिबेलियन बेटे को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा गुरु अर्जुन देव अब यहाँ लिखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, यानी एक रिलीजियस लिटरेचर लिखा जा रहा है। तो जब रिलीजियस लिटरेचर लिखा जाएगा तो जो पुराने रिलीजन्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा जहांगीर को फोर्स करेंगे कि जहांगीर एक ये नया रिलीजन जो बन रहा है इसके अगेंस्ट थोड़ा सा वर्क करें, तो इसलिए गुरु अर्जुन देव को मरवा देंगे जहांगीर। जहांगीर की शादी हुई थी मेहरुन्निसा से, मेहरुन्निसा 1611 में, और इनको टाइटल मिला था नूरजहां का, ठीक है। और इन्होंने अपने आप मतलब ये टाइटल आपका जहांगीर ने दिया था नूरजहां को, नूरजहां को टाइटल दिया था मेहरुन्निसा को। एक जंजीर अदालत सिस्टम डेवलप करा था, यानी अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए तो वो उस जंजीर को पीटेगा, अगर जंजीर को पीटेगा तो बादशाह आएगा उनको जस्टिस देगा, इंसाफ करेगा। तो इंसाफ बढ़ाने के लिए इस तरह का एक सिस्टम जहांगीर ने बनाया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटेन अब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके हैं, वो हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस वाले पार्ट में देखेंगे। अब ब्रिटिश इंडिया में आना शुरू हो चुके हैं, और ब्रिटिश में 2 पर्सन्स, कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय, ये इनकी कोर्ट में विजिट करेंगे। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय, किनकी कोर्ट में आएंगे, जहांगीर की कोर्ट में आएंगे। और इनकी कोर्ट के कुछ फेमस पेंटर्स है अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिशानदार, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब जहांगीर के बाद अब हम अगला नाम लें तो जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में, और 1627 के बाद नेक्स्ट एम्पायर के जो रूलर बनेंगे वो बनेंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ अहमदनगर को एनेक्स कर लेंगे और बीजापुर और गोलकोंडा उनके अंडर में आ जाएंगे, यानी उनको ऑटोनॉमी दे देंगे, बट वो ये कहेंगे कि फाइनल ऑटोनॉमी हम किसको दे रहे हैं, मुगल्स को दे रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट अब ये दक्कन में भी एंटर कर चुके हैं। शाहजहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था दक्कन के साथ। कांदाहार जो अफ़गानिस्तान में आपका रिवोल्ट चल रहा था, अफ़गानिस्तान में एक जगह है कांदाहार, वहाँ पर आपका रिवोल्ट चल रहा था, उस रिवोल्ट को कौन सिक्योर करेगा, वो शाहजहाँ 1639 में जाके सिक्योर करेंगे। और कुछ फ्रेंचमैन और इटालियन इनकी कोर्ट में विजिट करेंगे। आर्किटेक्चर में बात करें तो मोती मस्जिद और आगरा में जो ताजमहल है वो इन्होंने बनवाया है। दिल्ली में जामा मस्जिद और रेड फोर्ट बनवाया। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज होगा, जो आपकी कैपिटल पहले मुगल्स की आगरा थी, अब वो शाहजहाँ के टाइम में कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगी। दिल्ली में ये एक पूरा सिटी बनवाएंगे, शाहजहाँबाद अपने नाम से बनवाएंगे। और शाहजहाँ का रोल आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा है, आर्किटेक्चर में काफ़ी काम किया था शाहजहाँ ने, इसीलिए इनके एरा को गोल्डन एज ऑफ द मुग़ल एम्पायर भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम मुग़ल एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, पैसा बहुत है, तो आराम से शाहजहाँ खर्चा करेंगे। शाहजहाँ के बाद जो अगला रूलर आएगा दैट इज़ औरंगज़ेब 1658 to 707। औरंगज़ेब की डेथ के बाद ही हमारा मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। तो 1658 से 1707 औरंगज़ेब का टाइम पीरियड रहता है। औरंगज़ेब थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स राजा था और काइंड ऑफ काफ़ी सन की टाइप का आदमी था, और
पहले के राजाओं के मुकाबले लिबरल भी कम था, तो औरंगज़ेब का इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी रहता है। और औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो काफ़ी रिबेलियन इनके टाइम में शुरू हो जाएगा। जाट पीजेंट्री, सतनामी पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब ये वहाँ की जो लोकल्स गांव वाले हैं जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करके पैसा कमाते हैं, तो ये जाट, सतनामी, बुंडेलाज ये लोग रिबेल करेंगे, यानी ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगेंगे, यानी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यानी कि ये लोग राजा की पॉलिसी से खुश नहीं हैं। फिर उसके बाद औरंगज़ेब का मेन जो इशू आता है वो आता है आपका मराठास के साथ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, 9 गुरु, गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर को कौन एग्जीक्यूट कर देगा? औरंगज़ेब कर देगा 1675 में। तो 9 गुरु, गुरु तेज बहादुर सिंह, तो गुरु तेज बहादुर का एग्जीक्यूट कर देगा औरंगज़ेब। इसीलिए जब 10th सिख गुरु आएंगे, गुरु गोबिंद सिंह, वो कहेंगे कि अब हमें मिलिट्री फीचर भी लाना पड़ेगा सिखिज़म में, तब जाके आपका खालसा विल बॉर्न। अब औरंगज़ेब के बाद अगर हम बात करें, हाँ औरंगज़ेब के टाइम पे हमने आपसे कहा कि औरंगज़ेब के टाइम पे आपका शिवाजी का इशू बहुत ज़्यादा गरमाएगा, क्योंकि शिवाजी से काफ़ी परेशान रहते थे औरंगज़ेब, इन दोनों की कभी नहीं बनती थी। उसके साथ साथ मुगल्स की जो मैक्सिमम रीच होगी वो औरंगज़ेब के टाइम में ही जाएगी। ये ऑलमोस्ट पूरी इंडिया कैप्चर कर चुके होंगे, साउथ का अगर कुछ पोर्शन छोड़ दें। इनको दरवेश भी कहते थे, जिंदा पीर भी कहते थे, सती पे रोक लगाई थी, और जो अकबर ने आपका जजिया टैक्स ख़त्म करा था वो भी इनके टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। बीजापुर कानकर करेंगे, गोलकोंडा कानकर करेंगे, और जजिया को री इम्पोज कर देंगे 1679 में। कुछ इनका भी आर्किटेक्चर में रोल है, जैसे बीवी का मकबरा बनवाया था, मोती मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनवाया था, जामी और बादशाही मॉस्क बनवाई थी। बादशाही मॉस्क ये भी फेमस है, कहाँ है ये? लाहौर में। ये भी किसने बनवाई थी? औरंगज़ेब ने बनवाई थी। तो अब आप औरंगज़ेब का एरा कंपेयर कर सकते हैं। ये जो पूरा एरा है, ये पूरा एरा, ये जो पूरा इलाका है, ये किसका हो गया है? अब ये एरिया हो गया है औरंगज़ेब के कंट्रोल में। और यहाँ पे अगर आपको अलग अलग रूलर्स का देखना है कि किस रूलर ने कितना काम किया, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका 1530 में जब आपका बाबर आया था तो इतना एक्सटेंड था हमारा। फिर उसके बाद अकबर ने कितना एक्सपेंड किया, ये पूरा एरिया अकबर ने एक्सपेंड किया। उसके बाद 1707 औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते हमारा ये एक्सपेंशन इतना बढ़ चुका है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कौन कैप्चर कर लेंगे? मुगल्स कैप्चर कर चुके होंगे औरंगज़ेब के टाइम में। अब औरंगज़ेब के टाइम में मैंने आपसे 2 बार कहा है कि मराठास के साथ इश्यूज चल रहे थे, शिवाजी के साथ इश्यूज चल रहे थे। अब ये मराठास हैं कौन? जब हमने बात करी थी कि ये दक्कन में जो एम्पायर बना था बहमनी किंगडम, बाद में आगे चल के ये ब्रेक हो जाएगा गोलकोंडा में, बीजापुर में, और भी बेदार में, बेरार में। तो ये सब जो किंगडम्स हैं, ये किंगडम्स जब लड़ाई करते थे तो अपने साथ एक एक कम्युनिटी थी सोल्जर्स की, जिन्हें कहते थे मराठास, उनको हायर करते थे। मराठास लड़ने में बहुत अच्छे होते थे, तो जिस पार्टी की तरफ से लड़ते थे वो पार्टी गारंटेड ही जीतती थी। तो इसलिए इनका नाम भी बहुत हो गया। नाम हो गया तो पैसा भी आएगा। अब पैसा आया, ज़मीन आई। अब पैसा है, ज़मीन है, तो अब इनके पास आते हैं शिवाजी। तो शिवाजी कहते हैं कि क्यों ना, जब हमारे पास लैंड है और हम दूसरों के लिए लड़ते हैं, तो क्यों ना हम खुद के लिए लड़ें और अपना खुद का एम्पायर सेट करें। लोगों को बात समझ में आई, तो शिवाजी अब लड़ाई करेंगे अपना खुद का एम्पायर सेट करने के लिए। मुगल्स के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनेगी। एक बार पुरंदर के किले में लड़ाई भी होगी, तो वहाँ पर इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और मजबूरी में एक ट्रीटी करनी पड़ेगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, जो किसके बीच में होगी? शिवाजी के बीच में होगी और मुगल्स के बीच में होगी। इस ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि शिवाजी अब मुगल्स को परेशान नहीं करेंगे, और इस बदले में शिवाजी ने क्या कहा था कि आप मेरे बेटे को ले जाओ और उसको अपने कोर्ट में रैंक दो। जैसे हमने कहा था ना, हाईएस्ट रैंक कितनी थी? 5000। तो इन्होंने अपने बेटे को 5000 की रैंक दिलवा दी थी अकबर के कोर्ट में। बट ये खुद नहीं गए वो रैंक लेने। और एक दिन सिचुएशन यही हुई थी कि एक बार औरंगज़ेब का बर्थडे था, तो औरंगज़ेब के बर्थडे में शिवाजी को इन्वाइट किया गया। अब शिवाजी को बुरा इस बात का लगा कि शिवाजी को सेम उसी लाइन में लगवाया गया अकबर को बर्थडे ग्रीट, वो औरंगज़ेब को बर्थडे ग्रीट करने के लिए, जिस लाइन में उनका बेटा लगा था, यानी 5000 वो 5000 मनसब वाली लाइन में। तो ये शिवाजी को बुरा लगा था कि मैं और मेरा बेटा बराबर कैसे।
तो इस बात को लेके शिवाजी वहाँ से चले गए थे। औरंगज़ेब को बुरा ये गुस्सा आया तो औरंगज़ेब ने क्या करा, शिवाजी को कैद करवा लिया। अब शिवाजी कैद से भागने में बहुत एक्सपर्ट थे, तो वो वहाँ कैद से भाग गए और फिर कभी भी औरंगज़ेब के हाथ नहीं लगे। फिर शिवाजी का टाइम पीरियड तो आपका ये 1680 तक रहते हैं। फिर 1680 में शिवाजी के बेटे आ जाएंगे संभाजी। संभाजी पावर में आ जाएंगे। संभाजी का टाइम बढ़िया चल रहा था, लेकिन संभाजी एक गलती कर देंगे। संभाजी गलती क्या करेंगे, संभाजी औरंगज़ेब के एक रिबेलियन बेटे अकबर टू को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से औरंगज़ेब क्या करेगा, संभाजी को मरवा देगा। और जब संभाजी मर जाएंगे तो अब राजा कौन बन जाएगा मराठा में, अब राजा बन जाएगा राजा राम। तो राजा राम के टाइम पीरियड पे राजा राम की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, राजा राम को लोग बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं थे। मेन जो लीडर मानते थे शिवाजी के बाद संभाजी को मानते थे। तो अब संभाजी तो मारे जा चुके हैं, राजा राम की लोग इतना सुनेंगे नहीं, राजा राम मराठास को यूनाइट नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब मराठास क्या करेंगे, अफरा तफरी मचाना शुरू करेंगे। और अब मराठास से लड़ने के लिए औरंगज़ेब क्या करेगा, दक्कन पहुँचेगा और दक्कन में क्या करेगा, मराठाओं से लड़ेगा। बट मराठास गुरिल्ला वार में एक्टिव होते थे, यानी ऐसा नहीं होता था सामने आके लड़े। अगर औरंगज़ेब यहाँ खड़ा है तो एक मराठा इधर से पत्थर मारेगा, एक इधर से पत्थर मारेगा, एक इधर से मारेगा। अब औरंगज़ेब कंफ्यूज है कि मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। तो ऐसा करते ही करते 1707 में आखिरी टाइम जो है उसका दक्कन में ही गुजरता है। तो दक्कन में ही औरंगज़ेब की मौत होती है मराठास से लड़ते लड़ते। तो 1689 से 1700 तक राजा राम रहेंगे। फिर राजा राम के बाद उनके बेटे शिवाजी 2 आ जाएंगे, ये 1707 तक रहेंगे। अब 1707 में क्या हो रहा है, 1707 में आपका औरंगज़ेब की डेथ हो जाएगी। औरंगज़ेब की डेथ के बाद औरंगज़ेब के जो बेटे हैं बहादुर शाह 1 आएंगे। और बहादुर शाह 1 क्या करेंगे, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब संभाजी को मार दिया गया था तो इनके बेटे को साहू जी को अरेस्ट कर लिया गया था, इनको जेल में रखा गया था। तो जब औरंगज़ेब के बेटे बहादुर शाह 2 आएंगे तो वो क्या करेंगे, साहू जी को रिलीज़ कर देंगे। अब साहू जी को रिलीज़ कर देंगे तो इधर राजा तो शिवाजी 2 है, तो साहू जी लड़ाई करेंगे शिवाजी 2 के साथ और शिवाजी 2 को हरा के अब कौन लीडर बन जाएगा मराठा का, साहू जी। अब साहू जी लीडर तो बन गए, उसके आगे की कहानी हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। अब इस टाइम हम लोग मराठास में उनके मिनिस्टर्स देख लेते हैं। 8 मिनिस्टर्स होते थे। सबसे टॉप के होते थे पेशवा, फिर हो गए सरे नौबत, मजूमदार, वकनवीज, सुरूनवीज, दबीर और सुमंता, न्यायाधीश, पंडित राव। सबसे इंपॉर्टेंट होता था पेशवा। पेशवा वाज लाइक प्राइम मिनिस्टर, ही वाज लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठास। तो शिवाजी के बाद संभाजी आए, राजा राम आए और साहू आए। और उस टाइम अब आपके पेशवाज आना शुरू हो गए हैं। तो पहले पेशवा कौन थे, आगे चल के ये पेशवा ही पावरफुल हो जाएंगे मराठास में। तो पहले पेशवा की अगर हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ आए 1713 से 20। फिर आए बाजीराव, ये वही बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव हैं 1720 से 1740। फिर उनके बेटे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इस टाइम तक आपका मराठा एम्पायर बहुत एक्सटेंट पे चला जाएगा, ऑलमोस्ट पीक पे चला जाएगा। और मुगल्स भी इधर 1707 के बाद वीक होना शुरू हो जाएंगे। इधर मुगल्स की पावर घट रही है और मराठास की पावर इंक्रीज हो रही है। तो मराठास एक एक करके पूरी इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहां पर मराठास और अहमद शाह अब्दाली एक साथ लड़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली वाज फ्रॉम अफगानिस्तान और मराठास, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये बैटल एंड होते होते मराठास हार जाएंगे और इसके बाद अब मराठास की पावर गिरने लगेगी। अब मराठास डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ तक हम लोगों ने मराठास और मुग़ल हिस्ट्री को देखा है। 1707 औरंगज़ेब की डेथ के बाद अब मुग़ल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है, इवन मिडिवल इंडिया कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। थैंक यू।